नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 30 अगस्त 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी का कोट है, वो ये बोलते हैं, देखो हाईएस्ट जो एजुकेशन है वो सिर्फ वो नहीं है जो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दे, बल्कि हाईएस्ट एजुकेशन वो है जो हमारी लाइफ को हमारी एग्जिस्टेंस के साथ हार्मनी में लेके आए। क्या मतलब है इस कोट का? मतलब देखो ये है, वो कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी शिक्षा वो नहीं है हम चीज़ें याद करें, हमें फैक्ट्स मिल गई, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई बस, जो कि देखो आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। बस एग्ज़ाम में मार्क्स लाना, रट्टा मार के फैक्ट्स याद रख के उसे ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाने लगी है। लेकिन देखो अब ये जो कोट में लास्ट पार्ट है ना, बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। असली एजुकेशन देखो वो है, आप इन्वायरमेंट के संदर्भ में देखिए, जिससे ना आप सस्टेनेबल ढंग से जी सको। एजुकेशन आपको ये चीज सिखाए कि कैसे आप नेचर के साथ हार्मनी में रह सकते हो। इवन आप पर्सनल लाइफ का एग्जांपल ले लीजिए। असली एजुकेशन वो है जो आपको ये सिखाए फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी से कैसे जुड़ना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, अपने हॉबीज और इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है। असली एजुकेशन वो है जो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं सिखाती, बल्कि ये बताती है सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, वर्क लाइफ बैलेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है। असली एजुकेशन देखो वो है जो सिर्फ आपको डिजिटल लिटरेसी नहीं देती, बट आपको ये भी बताती है ऑफलाइन कनेक्शन भी कितने जरूरी हैं, ऑफलाइन कनेक्शंस को कितना मेंटेन करना जरूरी है। समझ गई? ये मैंने अलग अलग फील्ड में आपको एग्जांपल दे दिए। आपके दिमाग में भी कोई एग्जांपल आता है तो आप बता सकते हो। आज देखो हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली में एक बिल पास हुआ है और लड़कियों की शादी की जो मिनिमम एज है उसे 18 से बढ़ा के 21 कर दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये द हिंदू का, स्टेट इलेक्शन कमीशंस को रिफॉर्म करने से संबंधित। फिर तीसरे नंबर पे फिर से इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे और वो आर्टिकल है नए क्रिमिनल कोड्स जो हैं वो बदलते जमाने को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। आज देखो तीनों आर्टिकल्स अच्छे हैं, मतलब ठीक ठाक हैं, पॉलिटी से संबंधित आर्टिकल्स हैं ज़्यादा आज। तो चलिए डिटेल से इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हिमाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली ने एक बिल पास किया है, लड़कियों की मैरिज एज को 18 से बढ़ा के 21 कर दिया गया है। क्या मायने हैं इस प्रोविजन के, पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2006 में ना पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था, एक एक्ट बनाया था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसमें लड़कियों के लिए मैरिज की जो मिनिमम एज रखी गई थी वो 18 रखी गई थी। बट अब ना हिमाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली ने एक अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है जिसका नाम है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। वॉइस वोट से ये पास हुआ और इस बिल के अनुसार जो पास हो गया है, लड़कियों की जो मिनिमम एज है शादी के लिए वो 18 से इंक्रीज करके 21 कर दी गई है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा देखो इसलिए किया गया, हिमाचल प्रदेश सरकार का तर्क ये है 3 साल लेट लड़कियां अगर शादी करेंगी, एक तो देखो वो अपने करियर पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगी। कई बार जल्दी शादी होने के कारण लड़कियां को एजुकेशन बीच में छोड़नी पड़ती है, वो नहीं होगा, लड़कियां अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगी। इसके साथ साथ जल्दी शादी होने की वजह से ना हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखो छोटी उम्र में लड़कियों ने शादी कर ली और छोटी उम्र में ही बच्चे को जन्म दे दिया, तो इसकी वजह से ना सिर्फ देखो मदर की बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि जो बच्ची पैदा हुई है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कुल मिला के देखो लाइफ में ना लड़कियां ठीक से प्रोग्रेस नहीं कर पाती जल्दी शादी होने की वजह से। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह कदम उठाया है, बिल पास किया है जिसमें लड़कियों की जो मिनिमम एज है वो 18 से बढ़ा के 21 कर दी गई है। एक और काम यह किया गया है इस बिल में, पहले देखो एक प्रोविजन ये हुआ करता था, अगर देखो किसी चाइल्ड ने ना मैरिज कर ली, मतलब बालिग होने से पहले ही मैरिज कर ली, तो उनके लिए प्रोविजन ये था कि जब वो मेजॉरिटी हासिल करेंगे उसके 2 साल के अंदर अंदर वो शादी को कैंसिल करवा सकते हैं।
लेकिन अब इस टाइम पीरियड को इंक्रीज करके ना 5 साल कर दिया गया है। मतलब समझ गए, जैसे किसी बच्चे ने बचपन में ही शादी कर ली थी बालिग होने से पहले ही, तो उनके लिए पहले प्रोविजन ये हुआ करता था कि बालिग होने के 2 साल के बाद तक भी आप उस शादी को कैंसिल करवा सकते हो अगर आपने एज ए चाइल्ड शादी कर ली थी। अब इस टाइम पीरियड को इंक्रीज करके 5 साल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो ये बिल पास किया है, इसमें एक बात ये भी बोली है, ये जो प्रोविजन है बाकी सभी चाइल्ड मैरिज संबंधित प्रोविजंस को ओवरराइड करेगा। जैसे कोई देखो नॉर्म है, प्रैक्टिस है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, वहां पे बच्चों की शादी कर दी जाती है, तो उन सबको ओवरराइड करेगा ये प्रोविजन जो अब पास हुआ है। बट एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया, देखो ऑलरेडी पार्लियामेंट का इस इशू के ऊपर एक कानून है 2006 का। वैसे देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 5 जो है वो है मैरिजेस एंड डिवोर्स, इन्फेंट्स एंड माइनर्स। मतलब संविधान बनने से पहले जो भी मामले पर्सनल लॉज के अंतर्गत आते थे ना, वो सब एंट्री नंबर 5 में है कॉन्करेंट लिस्ट में। अब एक चीज, कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स आते हैं ना, उन पर देखो पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट असेंबली भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर देखो पार्लियामेंट ने कोई कानून ऑलरेडी बनाया हुआ है किसी इश्यू पे, फॉर एग्जांपल इसी केस में चाइल्ड मैरिज पे, और फिर उस पर स्टेट असेंबली भी बना देती है, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली ने भी कानून बना दिया, और देखो अगर तो दोनों कानून में कोई टकराव नहीं है, दोनों अलग अलग बातें करते हैं, फिर तो देखो कोई दिक्कत है ही नहीं। दोनों अलग अलग बातें करते हैं, सेम सब्जेक्ट पे कानून बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बातें दोनों की अलग अलग हैं और दोनों में कोई टकराव नहीं है। लेकिन मान लीजिए अभी जैसे इस केस में हो गया, पार्लियामेंट का एक्ट कहता है लड़कियों के लिए मिनिमम एज 18, और हिमाचल प्रदेश का जो बिल पास हुआ है यह कहता है लड़कियों के लिए मिनिमम एज 21। दोनों में टकराव हो गया तो किसकी चलेगी? चलेगी देखो फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून की। यह चीज देखो साफ साफ लिखी हुई है संविधान के आर्टिकल 254 क्लोज 1 में। अगर स्टेट असेंबली के द्वारा बनाया गया कानून इनकंसिस्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के साथ में, तो वो स्पेसिफिक पोर्शन जो है जो इनकंसिस्टेंट है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन देखो एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन के लिए आप पढ़िए संविधान का आर्टिकल 254 क्लोज 2। इसमें यह बोला गया है, देखो जब स्टेट असेंबली कोई ऐसा बिल पास करती है जिसमें कुछ ऐसा प्रोविजन है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून से इनकंसिस्टेंट है या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो उस सूरत में ना गवर्नर जो है उस बिल को प्रेसिडेंट के पास में रेफर करते हैं, और अगर प्रेसिडेंट हां भर देते हैं कि कोई बात नहीं भाई, आपका जो बिल है वो अलग है पार्लियामेंट के कानून से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो फिर वो स्टेट असेंबली के द्वारा बनाया गया कानून पास हो सकता है। इवन उसका कुछ पोर्शन पार्लियामेंट के बनाए गए कानून से अलग है तो भी, टकराव है तो भी, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए। पॉइंट समझ गए ना? स्टेट असेंबली का बनाया गया कानून अलग होना तो फिर गवर्नर के पास जाता है एसेंट के लिए, फिर गवर्नर उस बिल को ना रिजर्व कर लेते हैं प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए, और प्रेसिडेंट की मर्जी है फिर वो स्टेट असेंबली के द्वारा बनाए गए कानून को अपनी एसेंट दें या फिर मना कर दें या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजें, ये प्रेसिडेंट की मर्जी है। लेकिन प्रेसिडेंट ने अगर एसेंट दे दी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर स्टेट असेंबली का बनाया गया कानून अलग भी हो तो भी पास हो सकता है। जैसे हाल ही का केस देखिए आप, उत्तराखंड स्टेट असेंबली ने ना यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया था। इसमें कुछ प्रोविजंस जो हैं वो अलग हैं। आपको पता है नेशनल लेवल पे तो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड आया नहीं है, पार्लियामेंट ने अभी तक कोई इस पे कानून बनाया नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की स्टेट असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर दिया। तो ना जब स्टेट असेंबली ने ये बिल पास किया, गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने फिर ये रख लिया था प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए, और प्रेसिडेंट ने फिर मार्च में इस बिल को अपनी सहमति दे दी। मतलब उत्तराखंड में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो चुका है। तो ये पॉलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स थे जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, स्टेट इलेक्शन कमीशंस को इंपावर करने से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज़ाद भारत में ना जब से देश को आज़ादी मिली है तब से लेके अभी तक हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट करने का एंड टाइम पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का, वो रिकॉर्ड देखो अच्छा है। इवन दूसरे देशों में भी हमारे इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन अच्छी है। कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स को दूसरे देशों में बुलाया जाता है सजेशंस देने के लिए, उन देशों के इलेक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन बेशक देखो पिछले कुछ समय में कुछ क्वेश्चंस उठे हैं निष्पक्षता को लेकर, फिर भी मोस्ट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस में से एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, एक चीज आपको पता है, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है और स्टेट असेंबली के लिए भी इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। लेकिन इसके साथ साथ 34 स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है हमारे देश में। ये जो 34 स्टेट इलेक्शन कमीशंस है ना, ये लोकल पंचायतों के लिए, मतलब लोकल बॉडीज के लिए, रूरल बॉडीज के लिए और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए भी इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं ये स्टेट इलेक्शन कमीशंस। इनका प्रोविजन किया गया जैसे संविधान में आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 ZA, इन दो आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था आर्टिकल 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से। तो इन आर्टिकल्स में यह बोला गया है, ये देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होगा लोकल लेवल पे, पंचायत लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के लिए जो इलेक्शन होते हैं ना, उन इलेक्शंस के लिए रोल तैयार करना, इलेक्टोरल रोल तैयार करना, उन इलेक्शन की सुपर इंटेंडेंस, उनकी डायरेक्शंस देना, उन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए प्रिपरेशन को कंट्रोल करना, सब कुछ ये जिम्मेदारी है स्टेट इलेक्शन कमीशंस की। कई बार यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती है, क्या ये चीज संविधान में मेंशन है तो कौन से आर्टिकल में? एग्जैक्टली आर्टिकल कई बार नहीं पूछा जाता, बट आजकल जैसे यूपीएससी फैक्चुअल पूछने लगी है, भरोसा नहीं है यूपीएससी का। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो ये प्रोविजन तो ना संविधान में दिया गया है, बट कई बार ना होता क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशंस को ना कमजोर किया जा रहा है, ऐसी खबरें आती हैं। इवन स्टेट गवर्नमेंट के साथ लड़ाई में आ जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब जैसे कर्नाटक का केस है, कर्नाटक में ना काफी समय से लोकल इलेक्शंस नहीं हुए, ऑलमोस्ट 3.5 सालों से। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ना इसके अगेंस्ट चला गया कर्नाटक हाईकोर्ट में, और कर्नाटक हाईकोर्ट में जाके कर्नाटक के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने यह बोला कि सर जी, हम ना इलेक्शन तभी कंडक्ट करवा सकेंगे जब डीलिमिटेशन और रिजर्वेशन का जो रोस्टर है वो पब्लिश किया जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। देखो एक चीज पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक है, इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, लेकिन ना इलेक्शन से पहले कौन सी सीट रिजर्व रहेगी, मतलब एससी और एसटी के लिए सुरक्षित रहेगी, इसका रोस्टर पब्लिश किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और विभिन्न जो स्टेट लोकल लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना, जैसे वार्ड है या फिर पंचायत हैं, उनका डीलिमिटेशन भी किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बट होता क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ना इन चीजों में जानबूझ के डिले कर देता है। जैसे रिजर्वेशन, कौन सी सीट्स रिजर्व रहेंगी, ये रिजर्वेशन संबंधित रोस्टर नहीं पब्लिश किया जाता, या फिर इवन डीलिमिटेशन में डिले कर दिया जाता है। तो इसी के अगेंस्ट कर्नाटक का स्टेट कमीशन चला गया था कर्नाटक हाईकोर्ट में कि भाई कर दो यार, 3.5 साल हो गए, हम इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शन जरूरी है और आपके डिले के चलते हम इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं। तो कर्नाटक की ना स्टेट गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट में यह बोल दिया, सर जी आप चिंता मत करो, हम 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिजर्वेशन रोस्टर पब्लिश कर देंगे, इसके अलावा डीलिमिटेशन वाली डिटेल्स जो है वो भी पब्लिश कर देंगे, उसके बाद आप इलेक्शंस करवा देना। लेकिन कर्नाटक की सरकार भूल गई 2 हफ्ते बाद, और फिर से स्टेट इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ा हाईकोर्ट में, और इस बार तो बोला ये तो कंटेम्प्ट का चार्ज लगना चाहिए कर्नाटक की सरकार के ऊपर। आपने दिसंबर 2023 में हां भरी थी कि हम 2 हफ्ते के अंदर अंदर सारी चीजें कर देंगे ताकि आप इलेक्शन कंडक्ट करवा सको, अभी तक आपने नहीं किया, तो आपके अगेंस्ट तो कंटेम्प्ट लगना चाहिए। तो ये पूरा इशू था। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया।
अब देखो ऐसा एग्जाम्पल अलग अलग राज्यों से भी निकल के आता है, जैसे आंध्र प्रदेश से, कुछ दूसरे राज्यों से, कि जानबूझ के जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, रिजर्वेशन रोस्टर जारी करने में, डिलिमिटेशन करने में डिले करती हैं, जिस वजह से रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस नहीं हो पाते। कुछ समय पहले ना कैग ने एक ऑडिट किया था। ऑडिट ये देखने के लिए किया गया था कि जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ऑडिट में ये पाया गया कि 18 राज्यों में जो 2240 अर्बन लोकल गवर्नमेंट है ना, उनमें से 1560 में तो इलेक्टेड काउंसिल है ही नहीं। मतलब देखो लगातार स्टेट इलेक्शन कमीशंस को डिसएम्पावर किया जा रहा है, इनसे इनकी शक्तियां छीनी जा रही हैं। अब ये लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे तो देखो लोकल गवर्नमेंट्स में जो ट्रस्ट है वो लोगों का कमजोर हो जाएगा। लोकल गवर्नमेंट्स में रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ये देखो नॉन नेगोशिएबल है। लोकल गवर्नमेंट्स से ही तो लोगों के हाथों में पावर आती है। ग्रास रूट पर डेमोक्रेसी ले जाने के लिए जरूरी है। फर्स्ट माइल सर्विस डिलीवरी को इफेक्टिव बनाने के लिए ये जरूरी है। और देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन को हर 5 साल बाद इलेक्शन करवाने होते हैं लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अब ये संवैधानिक जिम्मेदारी है स्टेट इलेक्शन कमीशंस की। जैसे अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है हर 5 साल बाद, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है हर 5 साल बाद, उसी प्रकार से स्टेट इलेक्शन कमीशंस की भी संवैधानिक जिम्मेदारी है लोकल गवर्नमेंट्स के लिए इलेक्शन करवाना। इवन देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना किशन सिंह तोमर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड अदर्स 2006 के केस में यह भी बोल दिया था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स है ना, ठीक वैसी ही पावर्स स्टेट इलेक्शन कमीशंस की भी होनी चाहिए। तो राइटर अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देते हैं। जैसे सबसे पहला सजेशन ये है, स्टेट इलेक्शन कमीशंस को भी ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बराबर दर्जा दो। ट्रांसपेरेंसी में सिमिलर पावर, सिमिलर प्रोविजन होने चाहिए, और इंडिपेंडेंस में भी, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन में मेंबर्स की नियुक्ति कैसे होती है, कैसे गठित किया जाता है, सब कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरह होना चाहिए। तो सजेशन ये देते हैं राइटर, स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी ना 3 मेंबर्स होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर हैं, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी 3 मेंबर होने चाहिए, जिनको अपॉइंट किया जाए 3 मेंबर्स की एक कमेटी के द्वारा, जिसमें सीएम हो, अपोजिशन के लीडर हों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हों। तो ये 3 मेंबर्स की कमेटी स्टेट इलेक्शन कमीशंस के मेंबर का चुनाव करे, क्योंकि अभी देखो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करती है, और कई बार देखो स्टेट गवर्नमेंट ना अपने चहेते ब्यूरोक्रेट्स को ही स्टेट इलेक्शन कमीशन का हेड बना देती है। तो ये प्रथा सही नहीं है। दूसरा चीज देखो ये करो, वार्ड बाउंड्रीज का डिलिमिटेशन है या फिर सीट्स का रिजर्वेशन है, इनको ना 10 साल में एक बार चेंज करो। हर इलेक्शन से पहले इसको चेंज किया जाता है, तो जानबूझ के स्टेट गवर्नमेंट ना डिले करती है इस चीज को, और फिर इलेक्शन डिले हो जाता है। और तीसरी चीज देखो, वार्ड डिलिमिटेशन की जो पावर्स हैं और लोकल गवर्नमेंट्स में कौन सी सीट रिजर्व रहेंगी, ये सारी पावर्स ना स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होनी चाहिए, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए, ताकि वो जल्दी जल्दी काम करे और इलेक्शन रेगुलर बेसिस पे हो सके। इवन देखो जो ये पोजीशंस है ना, जैसे मेयर है, प्रेसिडेंट है, डिप्टी मेयर है, वाइस प्रेसिडेंट है लोकल गवर्नमेंट्स में, इनकी पोजीशन रिजर्व रहेगी नहीं रहेगी, ये सब डिसाइड करने का जिम्मा भी ना स्टेट इलेक्शन को दिया जाए, और स्टेट इलेक्शन कमीशन हर 10 साल में ये चेंज करें। और देखो कई बार ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा भी माल प्रैक्टिसेस की जाती हैं, और ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे चंडीगढ़ के केस में हमने देखा, इन्होंने ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और इन्होंने धांधलेबाजी की, तो ना स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास में ये पावर होनी चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नियुक्त करने की। मतलब मेयर का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, चेयरपर्सन का इलेक्शन है, स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन है लोकल गवर्नमेंट्स में, इन सब के इलेक्शंस को देखरेख करने की जिम्मेदारी भी स्टेट इलेक्शन कमीशंस को दी जाए। तो ये 4 सजेशंस राइटर देते हैं अपनी तरफ से, अच्छे सजेशन है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखो, नए जो क्रिमिनल कोड्स आए हैं ना, वो किस प्रकार से एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, ये राइटर बोलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप देखो मिलेनियल हो
जेन जी हो मतलब जनरेशन जेड में आते हो, या फिर आप जिलेनियल हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा अरे यार ये क्या नाम ले लिए सर ने, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इन चीज़ों के बारे में। मैं बता देता हूँ। अगर देखो आपका जन्म 1981 से लेके 1996 के बीच में हुआ है तो आप मिलेनियल कहलाओगे, मतलब जनरेशन वाई। ये जनरेशन वाई वाले जो लोग हैं फर्स्ट डिजिटल नेटिव जनरेशन है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवोल्व कर रही थी ये बड़े हो रहे थे, और ग्रेट रिसेशन के दौरान इन्होंने जॉब मार्केट में एंटर किया। 2007-8 में आपको याद होगा रिसेशन आया था ग्लोबल इकोनॉमी में, और उसी दौरान इन्होंने जॉब मार्केट में एंटर किया। सोशल मीडिया जैसे ही आया सबसे पहले अडॉप्ट करने वाली जनरेशन है जनरेशन वाई। अब आप में से ज्यादातर लोग जेन जी हो मतलब जनरेशन जेड में आते हो। जनरेशन जेड मतलब वो लोग जिनका जन्म 97 से लेकर 2012 के बीच में हुआ। इन लोगों को आईजेन और सेंटिनियल्स भी बोला जाता है। ये तो देखो पूरी तरह से डिजिटल एज में बड़े हुए, और जब से इनका जन्म हुआ तब से सोशल मीडिया का एज था, स्मार्टफोन्स का एज था, तो इन लोगों की सोच रिलेटिवली डिफरेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उससे पहले वाली जनरेशन थोड़ी स्टेबिलिटी में ज़्यादा यकीन रखती थी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज, क्लाइमेट चेंज संबंधित इश्यूज से लेके ज़्यादा कंसर्न है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं जिलेनियल्स। जिलेनियल्स तो आप कह सकते हो बीच की कैटेगरी है। 93 से लेके 98 के बीच में जिनका जन्म हुआ वो लोग हैं जिलेनियल्स। इनके पास ना, जिलेनियल्स के पास में पहले हमने ये दो जनरेशन डिस्कस की ना, दोनों की क्वालिटीज हैं। ये लोग देखो सोशल मीडिया को समझते हैं बट रिलेटिवली थोड़ा कम एडिक्टेड हैं। ये जो जेन जी वाले हैं ये सोशल मीडिया से ज़्यादा एडिक्टेड हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। ये सब देखो मैंने इसलिए बताया क्योंकि इंट्रोडक्शन में इनका जिक्र था। ये देखो राइटर ये बोलते हैं, देखो आज का जो युग है ना वो मिलेनियल्स, जिलेनियल्स और जेन जी वालों का युग है, और हमारी जो कल्चरल कॉन्शियसनेस है ना वो चेंज हो गई है। मतलब पिछले कुछ सालों में कल्चर पूरी तरह से चेंज हुआ है। आज का जो यूथ है वो देखो इंटरनेट रेवोल्यूशन में, स्टार्टअप्स में यकीन रखता है, यूनिकॉर्न्स बनाने में यकीन रखता है। इंडिया का जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है वो भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। टेक्नोलॉजी आप देखिए किस प्रकार से आई है पिछले 20-30 सालों में। इंटरनेट ने सब कुछ बदल के रख दिया है। अब चूंकि देखो वर्ल्ड बदल चुका है, वर्ल्ड बॉर्डरलेस हो गया है इंटरनेट की वजह से, विभिन्न देशों के बीच में जो बाउंड्रीज हैं वो डाइल्यूट हो गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल एडवांसमेंट जरूरी है। मतलब नए नए कानून आने चाहिए बदलती सिचुएशन के हिसाब से। और बदलते कानून कुछ कुछ देखो आए भी हैं, जैसे आधार आया है, जीएसटी आया है, कंपनीज एक्ट, फूड सेफ्टी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट, टेलीकॉम एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये वो कानून हैं जो बदलते समय के हिसाब से आए हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आया। कोविड-19 की महामारी ने तो देखो सब कुछ बदल के रख दिया। जुडिशरी जो पहले काफ़ी ज़्यादा हेजिटेंट थी डिजिटलाइज होने के लिए, इवन कोविड-19 की महामारी ने जुडिशरी को भी डिजिटलाइज कर दिया। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होती है, केसों की जो फाइलिंग है वो ऑनलाइन की जा सकती है, एआई ड्रिवन लीगल प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जा रहा है। तो इन एडवांसमेंट्स को लाने का मकसद देखो ये था, एफिशिएंसी काम करने की जो है उसे इंप्रूव किया जा सके, जवाबदेही तय की जा सके, और कामकाज के पूरे तरीके में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं, बड़ा क्वेश्चन ये है, ये सारे जो नए कानून है ना वो देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। देखो आपको पता है पहले इंडियन पिनल कोड हुआ करता था आईपीसी, जिसे बदल के अब नए कानून, नए क्रिमिनल कोड आ गए हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये सब अब नए क्रिमिनल कोड आ गए हैं। और सरकार ने ये बोला कि देखो पुराने जो क्रिमिनल कोड थे ना वो अंग्रेजों के समय आए थे 19th सेंचुरी में, और कॉलोनियल बर्डन थे तब से लेके अभी तक चले आ रहे थे, इसलिए उन्हें बदलने की आवश्यकता थी, हमने उनको बदल दिया।
राइटर बोलते हैं देखो 19वीं शताब्दी में पुराने क्रिमिनल कोड आईपीसी वगैरह जो आए थे ना 1860s के आसपास, जो अंग्रेज लेके आए थे, उस समय देखो सोसाइटी में ना काफी उथल पुथल चल रहा था। उस समय देश में नए नए आइडियाज का जन्म हो रहा था। उस समय समाज में रिफॉर्म्स आ रहे थे, जैसे सती प्रथा वगैरह। मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग पे मत जाइएगा कि सती को कब हटाया गया था, सिर्फ एग्जाम्पल है कि उस समय रिफॉर्म्स धीरे धीरे समाज में आ रहे थे और लॉज का कोडिफिकेशन हो रहा था। उससे पहले तो देखो सब कुछ पर्सनल लॉज के हिसाब से चलता था, हर जगह नया कानून, अलग कानून, काफी दिक्कत होती थी। तो ब्रिटिशर्स ने एक ये अच्छा काम किया था, यूनिफॉर्मिटी लेके आए ये देश में और लॉज का कोडिफिकेशन इनके द्वारा किया गया। इंडिया में ना फर्स्ट लॉ कमीशन को लीड किया गया था लॉर्ड मैकुले के द्वारा। तो इन्होंने ना ये डिसाइड किया कि जहां पे देखो यूनिफॉर्मिटी ला सकते हो वहां पे यूनिफॉर्मिटी लाओ, जहां पे डाइवर्सिटी रखने की जरूरत है वहां पे डाइवर्सिटी रखो, लेकिन सभी केसेस में क्लैरिटी जरूर लाओ। तो इस प्रिंसिपल के साथ में, अच्छा कोट है ये, इस प्रिंसिपल के साथ में लॉ कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, फर्स्ट लॉ कमीशन ने, जिसको लीड किया था लॉर्ड मैकुले ने, और इसी के बेसिस पे फिर क्रिमिनल कोड्स आए उस समय जब ब्रिटिशर्स हमारे देश पर रूल कर रहे थे। इस लाइन को वैसे आप समझ गए ना, एग्जाम्पल के साथ बता भी देता हूं। यूनिफॉर्मिटी लॉज को वहां पर यूनिफॉर्मिटी लाओ। जैसे अब मर्डर है, पुराना आईपीसी हुआ करता था ना 302, सेक्शन 302। पहले क्या हुआ करता था ब्रिटिशर्स के समय, जब तक ये आईपीसी वगैरह नहीं आए थे, कोई केरला का जो प्रोविंस था उस समय, आज तो केरला है, उस समय जो भी ट्रेवनकोर वगैरह जो नाम हुआ करता था, वहां पे मर्डर के लिए अलग सजा, अलग प्रोसीजर। बंगाल प्रोविंस में मर्डर के लिए अलग सजा, अलग प्रोसीजर। तो उस समय ना देश के अलग अलग रीजन में ना अलग अलग चीजें थी, बट ब्रिटिशर्स ने ये चीज कर दी कि भाई मर्डर तो मर्डर है, अब इसके लिए पूरे देश में सेम सजा, सेम प्रोसीजर होना चाहिए। तो यहां पे यूनिफॉर्मिटी ले आए। लेकिन जैसे पर्सनल लॉज थे, पर्सनल लॉज मतलब अब इस्लाम में शादी के, डाइवोर्स के अलग नियम हैं और हिंदू धर्म में शादी के, डाइवोर्स के अलग नियम हैं। तो इस चीज को नहीं छेड़ा ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि यहां पे डाइवर्सिटी रखने की आवश्यकता थी। लेकिन वो क्लैरिटी जरूर लेके आए हर एक चीज पे। कोई मुस्लिम है, उसके डाइवोर्स का इशू है तो क्या होगा, हिंदू है तो उसके डाइवोर्स का इशू है तो क्या होगा, हर चीज पे वो एक क्लैरिटी लेके आए। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो सदियों से ना कुछ चीजों को लेकर तो रूल्स, कानून हमेशा से रहे हैं, जैसे मोरालिटी है, ह्यूमन बिहेवियर है। मतलब अब फॉर एग्जांपल मर्डर है, अब देखो किसी इंसान को मारना यह तो अपराध रहा है सदियों से ही, और इसको लेके कोई ना कोई रूल बेशक अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन रूल कानून तो रहे ही हैं। चोरी है, जैसे चोरी को लेके पहले भी रूल कानून थे, एंशिएंट ईरा में, मेडिवल ईरा में, मॉडर्न ईरा में भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो इन सबको देखो कॉलोनियल ऑफेंस तो नहीं बोला जा सकता, ये तो ऑफेंस सदियों से चले आ रहे हैं। सरकार बोलने को यूं जरूर बोल सकती थी कि बदलते समाज के हिसाब से हम मर्डर, चोरी, इन सब अपराधों के अगेंस्ट जो सजा होगी उसमें भी हम चेंज करने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। मतलब कि इवॉल्विंग सोसाइटी और चेंजिंग बिहेवियर के हिसाब से सरकार ने इन अपराधों संबंधित प्रोविजंस में भी ज्यादा चेंज नहीं किया। नए क्रिमिनल कोड्स में, जैसे भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इनमें आर्टिकल में देखो इसके बाद के पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब राइटर ये बोलते हैं देखो 21st सेंचुरी में जो नई नई चीजें आई है ना, मर्डर, चोरी, ये सब तो सदियों से चली आ रही चीजें हैं। नई नई चीजें आई हैं, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, इंटरनेट आ गया है, एआई आ गया है, तो ना इसके हिसाब से क्रिमिनल कोड्स में चेंजेस लाने चाहिए थे, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो छूट गई हैं। जैसे देखो राइटर ना एग्जांपल्स देके बताते हैं। आजकल ना नए नए तरह के साइबर क्राइम्स आ गए हैं, काफी कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम्स हैं। जैसे जामतारा वेब सीरीज ने दिखाया कि साइबर क्राइम्स ना सिर्फ बड़े शहरों तक अब लिमिटेड नहीं है, अब ये छोटे शहरों और गांव तक पहुंच गए हैं। जैसे
फर्जी बैंक वेबसाइट्स के थ्रू फिशिंग स्कैम करना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने के लिए सिम स्वैप करना, छोटे बिजनेसेस पे रैंसमवेयर अटैक्स। मतलब ये सब अब सिर्फ बड़े शहरों में नहीं होता, छोटे शहरों में भी होने लगा है। अब इवन आप देखो, डेटा चोरी की सीरियसनेस देखो। पहले डेटा की इतनी कदर नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में तो डेटा नया फ्यूल है, नया गोल्ड है डेटा। पर्सनल डेटा को अब देखो बहुत संभाल के रखना होता है, लेकिन पर्सनल डेटा अब पर्सनल नहीं रहा। पर्सनल डेटा अब सर्वर्स पे अपलोडेड होता है, जहां पे कुछ लोग उसे चोरी करने की कोशिश करते हैं। आजकल ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स को चुरा लेना, उनका यूज करना ब्लैकमेल करने के लिए। आधार डेटा लीक की तो खबरें देखो आती रहती हैं। इवन देखो ऑनलाइन फ्रॉड करने के लोगों ने ना नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। हर जगह पे आज के समय में आपको फ्रॉड देखने को मिलेंगे। मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, शादी.com जैसी वेबसाइट्स पे फ्रॉड देखने को मिलेंगे। फेक जॉब ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी कुछ दिनों पहले खबर आई कि म्यांमार में ना एक गैंग चल रहा है। वहां पे ना वो लोग इंडिया वालों को बुलाते हैं कि जॉब है म्यांमार में, आप आ जाइए या फिर थाईलैंड में आ जाइए, यहां से आपको म्यांमार होके गुजरना है। लेकिन उन्हें म्यांमार में ही रोक लिया जाता है और ऑर्गेनाइज ढंग से उनसे स्कैम करवाए जाते हैं, उनको बंधक बनवा के। आजकल ऐसे स्कैम कितने सामने आने लगे हैं। आपने एक पैकेज भेजा था, मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं, आपके पैकेज में ड्रग्स मिले हैं, तो आप पे अब कार्रवाई होगी, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। ये फ्रॉड देखो हर बार ना नए तरीके के होते हैं। अब मोस्टली तो हम लोग अवेयर होते हैं, इनके बारे में पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में, हम डिस्कस करते रहते हैं आर्टिकल्स में, बट 1-2 बार तो देखो हमारे जैसे लोग भी फंस जाते हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक बार ना किसी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि ना सर मुझे ना 4,000 रुपये अर्जेंट चाहिए। अब उस स्टूडेंट को ना 2-3 बार मैंने गाइडेंस दी थी, पिछले 1 साल से वो टच में था, गाइडेंस दी थी, तो मुझे लगा यार कोई होगा इशू, परिवार में एकदम से 4,000 रुपये अर्जेंट चाहिए। उसने बोला मैं शाम को लौटा दूंगा। लेकिन ना शाम को ना उसका मैसेज आया एक अलग नंबर से। उसने मुझे कहा कि सर आपने किसी को पैसे तो नहीं दिए, ये ना मेरा नंबर हैक हो गया है और कोई मेरे सेव्ड कॉन्टैक्ट्स को ना मैसेज भेज भेज के पैसे मांग रहा है। मतलब ऐसा हो गया। मैंने कहा मैंने तो पैसे भेज दिए। और देखो हर बार कोई नया फ्रॉड लेके आएगा तो मतलब 100 में से 1 बार तो देखो आप भी गलती कर सकते हो। मानता हूं मैं, हमारे जैसे लोग गलती करते नहीं हैं बहुत जल्दी से, लेकिन 100 में से 1 बार, 200 में से 1 बार हमसे भी गलती हो जाएगी। पॉइंट देखो यहां पे ये है, ये जो नई नई चीजें आई हैं ना, इसके हिसाब से इनको जगह देनी चाहिए थी नए क्रिमिनल कोड्स में। समझ गए राइटर का पॉइंट? आप समझ गए ना। मर्डर जैसी चीजें तो देखो काफी समय से चली आ रही हैं, ये नई चीजें आई हैं तो इनके लिए प्रोविजन होने चाहिए थे नए क्रिमिनल कोड्स में। और भी काफी सारे कंसर्न्स राइटर बताते हैं नए क्रिमिनल कोड्स में। जैसे देखो क्लैरिटी की कमी है। क्लैरिटी की कमी मतलब टेररिज्म की जो डेफिनेशन है ना, टेररिज्म की डेफिनेशन काफी ज्यादा ब्रॉड है, जिससे ना पोटेंशियल जो पॉलिटिकल डिसेंटर्स है ना, उनके अगेंस्ट टेररिज्म के प्रोविजन का मिसयूज किया जा सकता है। मतलब वो एक्टिविस्ट जो सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ टेरर चार्जेस लगाए जा सकते हैं, क्योंकि टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है। क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्ट क्या क्या टेररिज्म में आता है। फिर उसके बाद देखो इवन टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित जो एस्पेक्ट्स हैं ना, जो प्रोविजंस हैं, उनके मिसयूज को रोकने के लिए प्रॉपर सेफ गार्ड्स नहीं रखे गए हैं। क्लियर गाइडलाइंस के बिना देखो लोकल पुलिस ना इन प्रोविजंस का मिसयूज छोटे ऑफेंडर्स या फिर इवन पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो प्रोटेस्टर्स के एक ग्रुप को वेग डेफिनेशन के चलते ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का लेबल भी दिया जा सकता है। फिर इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात की जाती है। इवन इकोनॉमिक ऑफेंसेस से संबंधित जो टर्म्स है ना, उनका भी यूज किया गया है, लेकिन उन इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई है। अब इसका इंपैक्ट देखो ये होगा, लॉ एम्बिगुअस है, आपने इकोनॉमिक ऑफेंस की डेफिनेशन नहीं बताई, तो फिर ना कोई अपना कर्ज नहीं चुका इसका, डिफॉल्ट हो गया, कोई अपना कर्ज नहीं चुका इसका, ये भी देखो एक बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंस माना जाएगा, इसे कॉर्पोरेट फ्रॉड माना जा सकता है। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है
उन चीज़ों का जो क्लियरली डिफाइन नहीं की गई हैं नए क्रिमिनल कोड्स में। इसके बाद प्रोविजन आता है जेंडर न्यूट्रलिटी का। रेप का जो प्रोविजन है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, मतलब मैन के खिलाफ भी तो रेप हो सकता है, लेकिन उसको जगह नहीं दी गई है। अटेम्प्ट टू सुसाइड करने से संबंधित एक नया ऑफेंस है। बट देखो, जैसे हंगर स्ट्राइक है, भूख हड़ताल, हमारे इतिहास में सत्ता के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए हंगर स्ट्राइक्स होती रही हैं। बट जो अब देखो कोई हंगर स्ट्राइक करेगा ना, उसे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के तहत उसका केस दर्ज किया जा सकता है उसके अगेंस्ट। इससे तो देखो पॉलिटिक्स में जो प्रदर्शन वगैरह होते हैं वो प्रभावित होंगे, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। इवन राइटर तो देखो ये भी बोल देते हैं, जैसे ये जो टर्म्स है ना, डेटा, वर्चुअल, ये तो पूरी तरह से एब्सेंट है नए क्रिमिनल कोड्स में। डिजिटल वर्ड अपीयर होता है सेक्शन 2 क्लोज 8 में, वो भी सिर्फ देखो डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए, डिजिटल डॉक्यूमेंट। साइबर वर्ड इस्तेमाल होता है सेक्शन 111 में, वो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के कंटेक्स्ट में, लेकिन साइबर क्राइम्स को डिफाइन नहीं किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड मेंशन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड मेंशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये सब मेंशन है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड ही नहीं मेंशन है। तो कुल मिला के देखो राइटर ये बोलते हैं कि ना बदलते जमाने के हिसाब से ये नए क्रिमिनल कोड्स नहीं आए हैं, बस नाम के लिए इन कोड्स को बदल दिया गया है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस आ गई है, लेकिन इन कानूनों में उन टेक्नोलॉजीज को एड्रेस करने के लिए जगह नहीं दी गई है। फिर देखो जस्टिस भगवती का एक कोट है, काफी फेमस है। देखो पेड़ के ऊपर जो बार्क होती है ना, छाल होती है, अगर देखो वो बार्क पेड़ के साथ साथ एक्सपेंड नहीं होती है ना, तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा, या तो वो पेड़ जो है वो चोक कर जाएगा, दम घुटने लगेगा, और अगर वो एक लिविंग ट्री है तो वो उस बार्क को, छाल को शेड कर देगा और अपने लिए एक नई बार्क बना लेगा। तो लॉ भी देखो उसी प्रकार से होने चाहिए। लॉ कॉन्स्टेंटली ना चेंज होते रहने चाहिए। सोसाइटी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, तो उसी हिसाब से लॉ भी चेंज होने चाहिए। अदरवाइज देखो सोसाइटी बदल गई, लॉ चेंज नहीं हुए, तो फिर वो लॉ जो है वो इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो ये भी अच्छा कोट है, आप ऐसे वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखो आज आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।